शुक्र है, अपने प्रेमी के पत्र को पहचान तो लिया है तुमने। भोले भाले चेहरे के पीछे इतना कपट भी हो सकता है, कौन सोच सकता था। तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, कभी नहीं। आसमान का सूरज लाल होकर कब का अदृश्य हो चुका था, मगर यह पहला अवसर था कि अंधेरा घिर आने के बाद भी वसुधा का सूरज घर नहीं लौटा था। प्रतीक्षा करते करते वसुधा को कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। विवाह के पिछले 1 वर्ष में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। सूरज के अस्त होने से पहले ही उसका अपना सूरज घर लौट कर अपनी रोशनी बिखेरने लगता था। आज की इस देर का कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वह ईश्वर से सब कुछ ठीक ठाक होने की प्रार्थना अवश्य करने लगी थी। सोचते विचारते उसे याद आ गया था कि सुबह दफ्तर जाते समय भी सूरज कुछ गंभीर सा था। सदा की तरह दफ्तर जाते समय की मोहक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आई थी। उस समय तो वसुधा इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाई थी, मगर अब सोचने लगी थी कि शायद सूरज के मन में कोई न कोई परेशानी अवश्य थी। दफ्तर के काम की परेशानी हो सकती थी, जिसकी चर्चा वसुधा से करना उसने ठीक नहीं समझा होगा, और अब उसी कारण उसे देर हो रही होगी। वसुधा के मन में विचारों का तूफान आता और जाता रहा। यह सिलसिला तब ही टूटा जब सूरज ने घर के अंदर कदम रखा। उस समय रात के 8 बज चुके थे। तुम सोई नहीं, जाओ, जाकर सो जाओ। सूरज ने घर के अंदर प्रवेश करते ही लापरवाही के साथ कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वसुधा पूरी तरह से चौंक पड़ी। शराब की गंध का एक तेज भभका उसने महसूस कर लिया था, और सूरज के कदमों की लड़खड़ाहट अब वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। यह क्या आप और था शराब? विस्मित सी वह प्रश्न भी ठीक ढंग से नहीं पूछ पाई। सूरज सीधे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया था। हाँ, मैंने शराब पी है। पीना तो जहर चाहिए था, मगर मैंने केवल शराब पी है। जब मन जलता है, दिमाग में जलजला आता है और आत्मा संसार से भाग जाना चाहता है, तो आदमी के लिए जहर ही दवा का काम करता है। मगर जो कायर जहर नहीं पी सकते, सुना है उनके सहारा एकमात्र शराब ही दे सकती है। और मैंने भी शराब पी ली है। सूरज के मुंह से विचित्र से संवाद निकलने लगे, जिनका अर्थ समझ पाना वसुधा के लिए असंभव सा ही था। वह सूरज से पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उस पर धीरे धीरे नशा गहरा हो देखकर उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा था। चलिए, खाना खा लीजिए, कुछ सोचकर उसने कहा। तुम खाओ और जाकर सो जाओ, मैं खाना खाकर आया हूँ। यह क्या हो गया है आपको? मैंने आपके बिना कभी खाना खाया है? ऐसा पहले हुआ है क्या? बस बस, यह सब ढकोसला करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले नहीं खा सकती तो आकाश के साथ बैठकर खाओ, उसके ख्यालों में डूबकर खाओ और फिर उसी के ख्यालों में डूबकर सो जाओ। सूरज बोल पड़ा था और फिर जलती निगाहों से वसुधा को घूरने लगा था। अप्रत्याशित सी बात सुनकर वसुधा अचानक सकपका कर रह गई थी। आकाश? कौन आकाश? उसके मुंह से यही निकल सका था। बहुत खूब, जो मुझे पूछना चाहिए वह तुम मुझसे पूछ रही हो। सूरज का स्वर अचानक विषैला हो गया। मैं किसी आकाश को नहीं जानती। कहने को तो वह कह गई थी, मगर स्वर की कनकनाहट को छिपाने में सफल नहीं हो पाई थी। नहीं जानती तो फिर यह क्या है? सूरज ने घृणा युक्त कटाक्ष भाव से एक कागज उसकी ओर बढ़ा दिया था। कागज पर दृष्टि पड़ते ही वसुधा की सारी शक्ति ही क्षीण हो गई थी। ये आपके पास कहाँ से आया? वह कांपते हुए बोली थी। शुक्र है, अपनी प्रेमी के पत्र को पहचान तो लिया है तुमने। भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा कपट भी हो सकता है, कौन सोच सकता था।
तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, कभी नहीं। सूरज घृणा के साथ बोला तो वसुधा की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, उसने कहना चाहा था, मगर सूरज उसकी बात को बीच में ही काटकर बुरी तरह चीख पड़ा था। मेरे सामने यह त्रिया चरित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वसुधा बुरी तरह से सहम गई थी और रोते हुए दूसरे कमरे में भाग गई थी। शेष पूरी रात रोते रोते ही बीती थी। अतीत के जिस कड़वे पन्ने को वह भूल चुकी थी, वह अचानक इस तरह से सामने और आकर उसके वर्तमान को तहस नहस कर देगा, उसने सोचा भी नहीं था। आकाश नाम का युवक उसके जीवन में आया अवश्य था, मगर जल्द ही उसकी वास्तविकता भी सामने आ गई थी। आकाश की प्रवृत्ति किसी भौरे की तरह ही थी, यह पता चलते ही वसुधा ने उसे बुरी तरह से लताड़ा था और उसके लिखे सारे पत्र उसी के सामने फाड़कर नाली में फेंक दिए थे। आकाश बस मुस्कुरा कर रह गया था और तू नहीं और सही और नहीं और सही वाले भाव के साथ सदा सदा के लिए ही उसके सामने से चला गया था। उसके बाद वसुधा धीरे गंभीर हो गई थी और एक परिचित के विवाह समारोह में उसका यही गुण सूरज को भा गया था। सूरज के अंदर भी ऐसा कुछ था कि जब वह उसके मन में प्रवेश की खिड़कियां बंद नहीं कर पाई थी। पहली आकस्मिक मुलाकात ने दोनों के मन में दूसरी मुलाकात की अभिलाषा जगा दी थी और फिर यह सिलसिला ही चल पड़ा था। इसी की भनक परिवारजनों को मिली तो इसकी सुखद परिणति सामने आ गई थी। वसुधा दुल्हन बनकर सूरज के घर में आ गई थी और समय पंख लगाकर उड़ान भरने लगा था। मगर आज आकाश का एक पत्र सूरज के हाथ में आ गया था और सारा सुख संसार अविश्वास की भेंट चढ़ने को तैयार होने लगा था। यह पत्र सूरज के हाथ कैसे लग गया था उसकी समझ से परे था, मगर यह बात अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उस पत्र के कारण सूरज के मन में आई गलतफहमी को दूर करना था। उसने दूसरे दिन सूरज को सब कुछ बताने का निर्णय ले लिया था। दूसरी सुबह सूरज पर शराब का नशा तो नहीं था, मगर उसके चेहरे की गंभीरता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। वसुधा से कोई भी बात किए बिना वह चुपचाप तैयार होकर अपेक्षाकृत कुछ जल्दी ही दफ्तर चला गया था। वसुधा लाख चाहते हुए भी उससे कुछ बात नहीं कर पाई थी। शाम को सूरज फिर से देर से घर लौटा था और वसुधा के अक्षम्य विश्वासघात के विषय में अकेले ही बड़बड़ाते हुए सो गया था। खाना पीना तो उसने घर में एकदम बंद ही कर दिया था। अगले 3-4 दिन इसी प्रकार निकल गए। रविवार का पूरा समय सूरज वसुधा के साथ ही बिताता था, मगर इस बार रविवार की सुबह सुबह भी वह कहीं जाने की तैयारी करने लगा था। उसे बाहर निकलते देख वसुधा लगभग उसका रास्ता रोकते रोकते हुए सामने आ गई थी। वह और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी थी, भगवान के लिए मेरी एक छोटी सी भूल के लिए मुझे और अपने आप को इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। किस भूल के विषय में बात कर रही हो? आकाश से संबंध रखने वाली भूल, उसका पत्र अपनी अलमारी में छिपाकर रखने वाली भूल, या फिर मुझे मूर्ख समझने वाली भूल? मैं जानता हूँ जब चोर प्रमाण सहित पकड़ा जाता है तो सच्चाई स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझता है और उस सच्चाई को किसी व्यवस्था का लाबदा पहना देता है। तुम भी ऐसी ही कोई बात कहोगी, मगर अब कहने सुनने से लाभ ही क्या है? विश्वास की धरती पर अविश्वास की एक छोटी सी दरार भी पूरी धरती को बंजर बना देती है। मैंने आपसे कोई छल या कपट नहीं किया है। आकाश मेरे जीवन में आया अवश्य था, मगर उसी प्रकार चला भी गया था। मैं अपने पेट में पल रही आपकी 3 माह की निशानी की सौगंध खाकर कहती हूँ,
सूरज थोड़ा सा चौंक पड़ा था और वसुधा उसे सब कुछ सच सच बताती चली गई थी। सारी बातें सुनते हुए सूरज का चेहरा गंभीर ही बना रहा था। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं था तो तुमने इतने दिनों तक यह बात मुझसे छिपाए क्यों रखी? उसने पूछा। आपसे मिलने के बाद तो यह बात स्वयं मुझे भी याद नहीं थी, इसलिए इसमें छिपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, वसुधा ने निर्भीकता से उत्तर दिया। मगर सूरज के चेहरे पर शंका के बादल ज्यों के त्यों मंडराते रहे। तुम्हारी बात अगर सत्य भी है तो मैं भी एक पति की भावना को तुम नहीं समझ सकती। पति के लिए यह सहन करना कितना कठिन होता है कि उसकी पत्नी पहले किसी और से प्रेम करती थी, उसने कहा और फिर घर से बाहर निकल गया था। शाम को फिर देर से घर लौटा था। वसुधा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सूरज के मन में पड़ी दरार को पाटने में सफल नहीं हो सकी। आकाश का नाम वक्त के बेवक्त उनके बीच आने लगा था और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। दोनों का जीवन किसी मशीन जैसा हो गया था। हार कर वसुधा ने भी इसे ही अपना भाग्य मान लिया था। थकी हारी और अपराध बोध से ग्रस्त वह एक दिन शाम को रसोई के काम में व्यस्त थी कि अचानक बाहर से सूरज की हर्षयुक्त आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। ऐसी आवाज़ सूरज के गले से बहुत दिनों बाद निकली थी। वसुधा स्वयं को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई। बाहर सूरज किसी युवक से हंस हंस कर बातें कर रहा था। ओह राकेश, अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर विश्वास नहीं आ रहा है। बिना कोई सूचना दिए इस तरह अचानक चले आए तुम। मित्र का घर तो अपना घर होता है, वहां पहुंचने के लिए सूचना देने की क्या आवश्यकता है? वैसे मैं सूचना देकर तो नहीं आया, मगर एक सूचना देने अवश्य आया हूँ, राकेश ने उत्तर दिया था। वसुधा समझ गई थी कि सूरज का कोई घनिष्ठ मित्र घर पर आया है। वह अंदर जाने लगी थी, मगर भाभी जी कहाँ हैं भाई? उसी समय राकेश का स्वर उसे सुनाई पड़ गया था और वह रुक गई थी। सूरज ने भी आवाज़ देकर उसे बुला लिया था और राकेश से उसका परिचय कराने लगा था। ओहो भाभी जी प्रणाम, मैं राकेश, सूरज का लंगोटिया यार। आप चाय वाय के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे स्वादिष्ट सा भोजन ही बनाइए, क्योंकि मुझे आज रात यहीं रुकना है, राकेश ने सीधे सीधे कहा था। तो वसुधा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। अच्छा बताओ, किस प्रकार की सूचना देने आए हो तुम? सूरज ने राकेश से पूछा तो वह हंसने लगा था। जल्दी क्या है, बता देंगे, अभी तो बतियाने के लिए पूरी रात पड़ी है, वह बोला। तो मुस्कुराती हुई वसुधा रसोई घर की ओर चल पड़ी थी। दोनों मित्र बातें करने में व्यस्त हो गए थे। उस दिन वसुधा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। खाते समय राकेश ने पता नहीं कितनी बार प्रशंसा की थी और अंत में कह उठा था, वाह भाभी वाह, सूरज की सेहत का राज तो मेरी समझ में आ गया है। अब कृपा करके मेरी पत्नी को भी यह कला सिखा देना। तुम्हारी पत्नी, तुमने शादी कर ली है क्या? वसुधा के स्थान पर सूरज ने चौंक कर पूछा। कि तुम नहीं, मगर करने वाला हूँ और तुम्हें उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। वह उठा और एक सुंदर सा कार्ड सूरज की ओर बढ़ाते हुए बोला, बिना किसी बहाने के भाभी जी को लेकर साथ जरूर आना। सूरज गर्दन हिलाते हुए कार्ड पढ़ने लगा। अरे तुम्हारी शादी निशा से हो रही है? सूरज चौंकते हुए बोला। हाँ, मगर तुम क्यों चौंक रहे हो? मुझे अपने प्रेम पर विश्वास था और देखो अंत में मेरा प्रेम जीत ही गया है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम निशा को बहुत चाहते थे, मगर तुमने ही तो बताया था कि निशा किसी पवन नाम के युवक से। हाँ हाँ, वह भी सच था, मगर क्षणिक सच। इससे पहले कि मेरा मन पूरी तरह से टूटता, पवन ने अपनी असलियत दिखा दी थी
और निशा को धोखा देकर कहीं गायब हो गया था। निशा का मन उसके कारण टूट गया था। बस अपना रास्ता साफ हो गया था, थोड़ा मुश्किल से ही सही, मगर निशा ने मेरा प्यार स्वीकार कर ही लिया है। राकेश ने गर्वयुक्त प्रसन्नता के साथ बताया तो सूरज किसी सोच में पड़ गया। वसुधा बर्तन समेट कर अंदर चली गई। तुम किसी सोच में डूब गए भाई। कुछ देर की चुप्पी के बाद राकेश ही बोला, कुछ नहीं, कुछ तो है। नहीं तो यह चुप्पी कैसी? कहीं मेरी शादी में ना आने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हो? राकेश हंस पड़ा था। नहीं यार, फिर भी सोच रहा था कि फैसला तो तुम्हारा है, मगर फिर भी यह जानते हुए भी कि निशा किसी और से प्रेम करती थी, तुम उसे अपनाने को तैयार हो गए। अरे इससे क्या लेना देना, अब तो वह केवल मुझसे प्रेम करती है, और फिर प्रेम करने पर किसका अधिकार नहीं है? मैं अगर निशा से करता था तो वह किसी और से कर सकती थी। वह तो मेरा भाग्य अच्छा था। वैसे तुम भी तो एक बार किरण नाम की एक लड़की के दीवाने हो गए थे। राकेश फिर हंस पड़ा था। वह तो मेरा बचपना था यार, मुश्किल से ही सही, मगर सूरज को भी हंसना पड़ गया था। तुम बचपना कर सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? इस बात पर सूरज निरंतर सा हो गया था। फिर भी यही विवाह के बाद यदि तुम्हें पवन वाली बात कभी कभी चुभने लगे तो कैसे मैनेज करोगे? कुछ समय बाद सूरज ने धीमे से पूछा, क्यों चुभेगी भाई? जब वह सब निशा को ही याद नहीं है तो मुझे क्यों याद आएगा? वह पन्ना एक दुखद सत्य था, उसे भूलकर हम अपने वर्तमान सुखद सत्य को ही याद रखें। और सुखद सत्य यही है कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। राकेश ने उत्साह के साथ कहा था और फिर सोने चला गया था। सोने के लिए तो सूरज भी चला गया था, मगर राकेश की बातों ने उसकी नींद गायब कर दी थी। दिमाग में एक के बाद एक विचार आते चले गए। राकेश और उसके जीवन में कितनी बड़ी समानता थी और कितना बड़ा अंतर। जिस बात को जानने के बाद वह वसुधा को बेवफा समझने लगा था, उसी बात को पहले से ही अच्छी तरह जानते हुए राकेश खुले मन से निशा को स्वीकार कर रहा था। सुखद सत्य का अर्थ भी समझ में आने लगा था। वसुधा और उसका प्रेम भी तो उनका वर्तमान सुखद सत्य था। आकाश और पवन जैसे भंवरे और संसार में होते हैं तो राकेश जैसे सुलझे हुए लोगों से भी यह दुनिया भरी पड़ी है। तब वह राकेश क्यों नहीं बन सका? जिस काले पन्ने को सिरे से भूल कर वसुधा ने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया था, उसी को पूर्ण कर कुरेद कर उसे कौन सा सुख मिल रहा था? जीवन तो वसुधा के साथ ही बिताना था और इसे सुखद सत्य के सहारे ही बिताया जा सकता है। राकेश की बातें अच्छी तरह से उसकी समझ में आने लगी थी। पास ही में आंखें बंद किए वसुधा लेटी हुई थी। चेहरे पर छाया असीम भोलापन छल कपट से कहीं दूर दिखाई देने लगा था। सूरज के मन की सारी संकीर्णता बाहर निकल गई तो उससे रहा नहीं गया। एक हाथ आगे बढ़ाकर वह वसुधा का माथा सहलाने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? वसुधा ने तुरंत ही आंखें खोलकर उससे पूछ लिया। सूरज बहुत समय तक अपलक उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, वह कुछ नहीं। राकेश की शादी में तो चलोगी ना मेरे साथ? क्यों नहीं, आपके साथ तो कहीं भी चलूँगी। वैसे भी राकेश भैया के विवाह का कार्ड हमारे लिए केवल निमंत्रण पत्र नहीं है, हमारे जीवन में फिर से बाहर लाने वाला कार्ड है। वह आप दोनों की सारी बातें सुनती रही हूँ मैं। वसुधा मुस्कुरा पड़ी। सूरज भी मुस्कुराया, फिर तुरंत ही भावुक होकर बोला, मेरी मूर्खता को क्षमा करना वसुधा। ना जाने क्यों मैं आकाश जैसे नाम से ईर्ष्या करने लगा था, जबकि ईर्ष्या तो उन जैसे लोगों को मुझसे करनी चाहिए, क्योंकि वे खाली हाथ हैं और मेरे पास तुम हो। अब छोड़िए भी इन बातों को।
वसुधा ने कहा और अपने नेत्र बंद कर लिए। सूरज ने भी धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर टिका दिए थे। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।